नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज लाइव में। कल हमने कुछ मुद्दे उठाए थे और ओमपाल जी आपका स्वागत है, आपने ज्वाइन कर लिया है। आपको प्रणाम प्रणाम। आपका इन्फोपोस्ट न्यूज लाइव में स्वागत है। आपको परिचय करा दूं, ओमपाल राणा जी ने एजुकेशन पे बहुत काम किया है। इनका एक लंबा अनुभव है और ये हमें बहुत सारी बातें बताएंगे जो इन्होंने काम किया है। इनका जो है व्यावहारिक अनुभव है एजुकेशन के मामले में। तो हम शुरू करते हैं। और देखिए, चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं और सभी नेता जो हैं अपने चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटी है कि हमें इन नेताओं से जो है यही एक मौका होता है, लोकतंत्र का जो उत्सव है, इसमें हम भी अपने मुद्दे को सामने रखें। और इस डिबेट का यही उद्देश्य है कि हम अपनी बातें रखें, हम क्या चाहते हैं सरकार से, नेताओं से, हम क्या चाहते हैं, वो चीज हम इसके जरिए सामने रख सकते हैं। जो हम इसको शुरू करें कि हम पहले थोड़ा सा विषय प्रवेश कर लेते हैं। एक रिपोर्ट देखेंगे। संसद ने 2009 शिक्षा का अधिनियम पारित किया था। इसी के तहत 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार होगी। हालांकि देश में अभी भी आधारभूत शिक्षा को सार्वभौम नहीं बनाया जा सका है। इसका अर्थ है बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन और स्कूलिंग सुविधाओं से लैस हर घर में उनकी संख्या को बरकरार रखना। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की थी। यह अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में वंचित और संपन्न समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी पाटने का कार्य कर रहा है। भारत विकास प्रवेश द्वार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मौलिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रचुर सामग्रियों को उपलब्ध कराकर छात्रों और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। बाल अधिकार आज के समय की सबसे बड़ी और उभरती हुई जरूरत है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। सबसे पहले हम ओमपाल जी के पास चलेंगे। ओमपाल जी बताइए, क्या स्थिति है अभी? तो जो है आपको दिखाई रिपोर्ट, कानून बन गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? आपका बड़ा अच्छा अनुभव है, आप बताइए क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। एक्चुअली में जब ये प्रस्ताव पास हुआ लोकसभा में, उसके बाद में जब ये लागू करने का प्रयास करा गया, तो हम सबसे पहले वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले। उनसे जब हमने वार्ता करी तो उनसे ये पूछा कि भाई ये इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या हम पब्लिक स्कूलों के अंदर इनका बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बच्चों का एडमिशन हो सकता है। फिर हमने यहाँ शुरू में 2017 में मैंने यहाँ 2000 फार्म भरवाए 2017 में, लेकिन स्कूलों का घालमेल पब्लिक स्कूलों ने, क्योंकि वो गरीब रेखा के गरीब लोग हैं जिनकी आय कम है। जो पब्लिक स्कूल है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, बड़े बड़े सरमाएदारों के हैं, यानी कि किसी के भी हो सकते हैं। वो उन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। उनमें कुल 90 बच्चों का एडमिशन हुआ। फिर मैं, क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मैंने RTI भी डाली उसके ऊपर। स्कूलों का एक ही रवैया कि इनके जो पेरेंट्स हैं इनकी आय अधिक है। जब ये बताओ कि जो प्रमाण पत्र कौन बनाता? प्रमाण पत्र सरकार द्वारा बनता। किसी की भी सरकार हो, प्रमाण पत्र जब 1 लाख की आय का प्रमाण पत्र बना दिया गया तो स्कूल कैसे जिम्मेदारी से हटेगा? स्कूल को क्या पता कि इसकी आय कितनी है नहीं है? वो सरकार का दायित्व बढ़ता, अधिकारी का दायित्व है। अगर उन्होंने 1 लाख का प्रमाण पत्र बनाया है तो अगर उसकी आय ज्यादा है तो अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने उसकी आय कम क्यों दिखाई। नंबर 2, अभी देखिए यहाँ गौतम बुद्ध नगर के अंदर इतने स्कूल हैं पब्लिक स्कूल, उन्होंने एक और तरीका अपनाया बच्चों को पढ़ाने के लिए कि समान शिक्षा का अधिकार जो है सब एक साथ बैठ के पढ़े। उन्होंने क्या करा, शाम को 4 बजे से क्लास लगानी शुरू करी 2 घंटे। जब मैंने शुरुआत करी इस मामले में RTI डाल के, उन्होंने क्या करा,
कि जो वही है, चाहे वो समरविल स्कूल हो या डीपीएस हो, इस शाम को 4 बजे के बाद में स्कूल सॉरी 4 बजे से पढ़ाना शुरू करा इन्होंने। उसमें बच्चों का एकदम यानी कि फ्यूचर खराब कर दिया। 2 घंटे में क्या बच्चे पढ़ेंगे? वो गरीब बच्चे हैं, क्या वो एक समान शिक्षा का अधिकार मिल रहा है उन्हें? नहीं मिल रहा, क्योंकि समान शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि सभी एक साथ बैठ के पढ़ें और सबकी जो गरीबी अमीरी की जो खाई है इसे फाड़ने का प्रयास करें। अभी पिछले सत्र में जो एडमिशन हुए उसमें कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे रह गए कि उनका एडमिशन ही नहीं हुआ। अब दोबारा रिपोर्ट आ रही है कि अब का फरवरी से दोबारा एडमिशन होंगे। उसमें से सॉरी मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, उसमें कुछ स्कूल अभी उन्होंने बाहर निकाल दिए कि ये 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के हैं, ये अभी इसमें एडमिशन नहीं होंगे। उसमें ये दिया 6ठी क्लास से लेके यानी कि 6 साल का बच्चे से लेके और 8वीं क्लास हो या 12वीं तक वो शिक्षा का प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ के पब्लिक स्कूल, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पब्लिक स्कूल यहाँ एडमिशन नहीं कर रहे तो ये जिम्मेदारी हमारे प्रतिनिधि की होनी चाहिए, सत्ता पक्ष की होनी चाहिए कि उन स्कूलों पे या बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास एक बार भी बैठ के उनसे कह कि जितने एडमिशन के लिए फार्म भरे गए हैं क्या उन बच्चों का एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा। ये जो हमारा प्रतिनिधि है यहाँ, चाहे वो महेश शर्मा जी हो चाहे पंकज सिंह जी हो, उनकी जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि उन बच्चों का, गरीब बच्चे जो है उनका यहाँ एडमिशन कराए जिससे कि उन्हें शिक्षा मिल सके। जी राणा जी, हम इन लोगों को भी कोशिश करेंगे कि डिबेट में लाएंगे। और हमने जो है हमने बहुत सारे साथियों से बात किया तो लोगों ने ये सुझाव दिया कि हम इसे डिबेट नाम ना दें। डिबेट का मतलब होता है कि एक दूसरे की बात को काटना, लेकिन हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ये हमने किसी की बात को काटने के लिए नहीं बनाया है। कोई भी व्यक्ति इस 2024 के चुनाव से क्या चाहता है, उसके क्या मुद्दे हैं, तो जैसे कि देखिए कि हमारे योग दर्शन में होता है ध्यान, धारणा और समाधि, वैसे बातचीत के क्षेत्र में होता है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद। जो हमारे चैनलों में चलता है वो वाद और प्रतिवाद चलता है। वहाँ विद्वान लोग आते हैं, एक दूसरे की बात काटते हैं और जो बातचीत है वो बहस में बदल जाती है, बहस के बाद फिर झगड़े में बदल जाती है। तो हमने जो है इस कार्यक्रम का नाम पिछले वीडियो में मैंने यही किया था कि इसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े थे संदीप दुबे जी और बहुत अच्छी चर्चा हुई और कल राम नरेश जी भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। तो मैंने इस कार्यक्रम का नाम रख दिया है संवाद। संवाद का मतलब वाद प्रतिवाद के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो संवाद होता है। संवाद का मतलब यहाँ पे हमें समाधान चाहिए। इसे ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, समाधि जो होती है वो समाधान होती है। उसी तरीके से जो वाद प्रतिवाद होता है और जो संवाद होता है, तो वाद प्रतिवाद दो पक्ष होते हैं, दो तरफ के, और जो संवाद होता है वो होता है कि आप चाहते क्या हैं, एकदम निष्कर्ष समाधान। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करेंगे कि क्या होना चाहिए ताकि सरकार को ये दिशा मिले कि इस चुनाव में वो उन मुद्दों को कवर कर पाए। तो अभी हम चलते हैं चौधरी जबर सिंह के पास। ये किसान हैं और किसानी अच्छा से करते हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किसानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बताइए चौधरी जबर सिंह, क्या समस्या देख रहे हैं आपने यहाँ आसपास समाज में? नमस्कार आप सभी को। जी जी जी, मैं ये कहना आज जो एजुकेशन का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, इसके कारण दूसरा स्तर ये भी है कि हमारा निजीकरण। मैंने अधिकतर ये देखा है कि प्राइवेट कॉलेजों में फीस अधिक, ड्रेस, यूनिफॉर्म और किताबें केवल एक साल चलती हैं। ऐसे ही सरकारी कॉलेजों का सिस्टम है, परंतु सरकारी कॉलेज के जो टीचर हैं, एजुकेटेड हैं, वो पढ़ाने में अपना टाइम नहीं दे पाते, कैमरे से अधिक लगे रहते हैं। और यही प्रत्येक देहात वर्ग क्षेत्र की बात है
इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले नंबर, चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई अन्य हो, सभी कोर्स एक हो पहले की तरह। हमारा एक बच्चा पढ़ लिया, उसी के से आने वाला जो छोटा बच्चा है वो पढ़ ले, हमारे कोर्सों में। क्योंकि आज हमारी ये स्थिति है कि प्रत्येक साल कोर्स चेंज हो जाते, हमें किताबें उसी दुकान से मिलती हैं जिस दुकान से अध्यापक वर्ग का कमीशन बंधा हुआ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी किताबें होंगी तो हमें कोई कमीशन नहीं देना होगा और हमें बार बार पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ में आप ये भी देखिएगा, 120 दिन केवल कॉलेज खुलते हैं एक साल, और 120 दिन में ये पढ़ाते क्या है? अन्य प्रकार की छुट्टी, कोई ब्लॉक की छुट्टी, कोई कुछ छुट्टी। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से अध्यापक वर्ग को सिवाय एजुकेशन के अलावा कोई अन्य छुट्टी और अन्य कार्य न दिया जाए, सिर्फ एजुकेशन ही एजुकेशन दिया जाए और अपनी पढ़ाई का स्तर सबसे ऊंचा रखा जाए। और दूसरी बात ये मान लीजिएगा कि आज हमारे पास, हमारे बच्चे गरीब हैं, हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारी कोई इनकम नहीं है, हमारी खेती का हमें पेमेंट नहीं मिलता, फसल हमारी बिना एमएसपी के जा रही है। हमारी इनकम क्या है? कुछ नहीं। पहले इनकम थी हमारी 23 के आसपास, आज हमारी 15-16 के आसपास इनकम आ रही है। तो इससे हमारा गुजारा तो नहीं होगा। अगर ये गवर्नमेंट बच्चों को राशन देने के पश्चात ये कहती है कि हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अगर उन राशन से शिक्षा मिल रही है तो उनके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ पढ़े। नौकरी सरकारी चाहते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट में चाहते हैं। ये तो दोगली नीति रही। अधिकारी के भी बच्चे प्राइवेट में, सरकारी में पढ़े, और किसान के भी बच्चे सरकारी में पढ़े, मजदूर के भी बच्चे सरकारी में पढ़े। और जब इनका कॉमन टेस्ट हो, जैसे आईएएस, आईपीएस, अन्य सभी टेस्ट होते हैं, तो चाहे वो मलयालम हो, केरला हो, चाहे भारत की किसी भी प्रांत की कोई भाषा हो, सभी का टेस्ट इनका आईएएस का, आईपीएस का, पीसीएस का, एमबीबीएस का एंड इंजीनियरिंग के सभी टेस्ट कॉमन होते हैं। तो हमारा कोर्स कॉमन क्यों ना हो? गवर्नमेंट ये चाहती है वन रेशन, तो मैं ये चाहता हूँ वन एजुकेशन होना अति आवश्यक है, वन कोर्स होना अति आवश्यक है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। हमें इस बात से दुखी है कि जो किताब कीमत 10 रुपए होनी चाहिए थी, आज वो किताब हमको 500 रुपए में मिल रही है, और रद्दी के भाव में एक साल पश्चात वो 2 रुपए किलो में जा रही है। ये दोगली नीति हम कब तक रहेंगे? आप पिछले इतिहास को भी गौर कीजिएगा कि जब हमारे विश्व में पहला नंबर था, हमारे पास में 2 विश्वविद्यालय ऐसी थी, विदेशी मनुष्य भी हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे, वो तक्षशिला और नालंदा थी। आज जितने नेता वर्ग हैं, आईएएस हैं, एमएलए हैं और रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, उन सभी के बच्चे विदेश में, चाहे भारत की एजुकेशन बिल्कुल डाउन चली जाए। मैं ये चाहता हूं कि भारत की एजुकेशन एक होना चाहिए। जी। और एक और बात कहना चाह रहा हूं कि इस बात को बड़ा गौर से देखिएगा कि हम जब पुस्तकें, थैला, अन्य आदि लेने के लिए जाते हैं तो हमें एक ही दुकान से मिलती हैं और उनकी मनमानी कीमत हमको देनी पड़ती है। इस मनमानी कीमत से हटें। और आप देख रहे हो कि सरकार की जो सरकारी कॉलेज हैं वो उनका स्तर गिर रहा है और निजीकरण का बोलबाला है। अगर ऐसा रहा तो कुछ आने वाले समय में मुझे लगता है ही नहीं, पूरे देश को लगता है और आप सभी जानते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। ये दोगली नीति हमें पसंद नहीं आती। हमें सबसे अच्छा लगता है कि हमें तो इन सरकारी स्कूलों से राशन चाहिए। अगर गवर्नमेंट इनको देना चाहती है तो जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का हर साप्ताहिक टेस्ट होना चाहिए, उससे मालूम पड़े कैसे चल रहे हैं बच्चे हमारे, कैसे चल रहे हैं। उसके पश्चात हमको ये भी देखना पड़ेगा, कि बच्चों के साथ साथ में हमारे डीईओ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो क्यों नहीं आते हैं। हमने आज तक अपनी कॉलेज में कभी कुछ भी नहीं देखा। टीचर आते हैं, कभी एक आता है, कभी 2 आते हैं और चले जाते हैं। क्या हमारा ये एजुकेशन सही रहेगा? जी। चौधरी जी, हम चलते हैं। राम नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही प्रकार की
विपक्ष की, सबकी बहुत अच्छी इनको खबर रहती है और बहुत ही संतुलित और निष्पक्ष पत्रकारिता ये करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है। तो राम नरेश ठाकुर जी, आपके सामने हमारे दो पैनलिस्ट जो हैं वो अपनी समस्याएं रख चुके हैं। इन पर आप बताइए कि आपका अनुभव, आपकी पत्रकारिता, उसमें जो है क्या आपको लगता है कि ये सब कैसे ठीक हो सकता है। जी राम नरेश जी, जब ये दोनों लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे और इस शिक्षा जगत की खामियों को गिना रहे थे, तो उस समय मैं यही सोच रहा था, इसमें अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसमें हम शुरू कहाँ से करेंगे। वाकई बहुत ही विभत्स स्थिति है, बड़ी विभत्स स्थिति है शिक्षा जगत की। खास करके अभी जो निजीकरण व्यवस्था चल रहा है, इसमें लिया जाए तो नर्सरी से लेकर और उच्च शिक्षा तक की जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। इसमें हर बिंदु पर खामियां, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जिस पुस्तक को मैं इस साल खरीदता हूँ 500 रुपए में, उस पुस्तक को 2 रुपए किलो में अगले वर्ष बेचना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से मुझे नीति नियंताओं को, क्या इसका कोई जवाब है जो इन्होंने पूछा कि जब सिलेबस वही है। पहले हम लोग जिस समय पढ़ते थे, बचपन में देखते थे कि एक किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, और आज पुस्तकों के बोझ से बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनका फिजिकल कंडीशन बिगड़ रहा है। जितना बच्चा का वेट है लगभग उससे आधा का झोला वो अपने पीठ पर टांग के छोटा छोटा नर्सरी का बच्चा स्कूल जाता है, और उसके पीछे सिर्फ शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया, यह दुर्भाग्य, अपने देश के लिए दुर्भाग्य है। इसकी सभ्यता और संस्कृति ऐसी रही है जहाँ वेद के हजारों ऋचाओं को कंठस्थ करा दिया जाता था। वेद का अगर एक नाम श्रुति है तो सिर्फ इसलिए उसका नाम श्रुति है, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। और हजारों ऋचाएं गुरु परंपरा में विद्यार्थियों को ऐसे मौखिक रूप से रटा दिए जाते थे जब वो लिपिबद्ध नहीं हुआ करती थी। और आज की जो शिक्षा नीति है उसमें देखिए कि कितना केजी का वेट लेके हमारा 15 केजी, 18 केजी, 20 केजी का बच्चा जो है वो 10 केजी का वेट लेके स्कूल जाता है। किस परिस्थिति में उसकी फिजिकल स्थिति बिगड़ रही है। दूसरे तरफ जो अभिभावक हैं उनके आमदनी का कोई बेहतर स्रोत नहीं है, जिंदगी से जूझ रहे हैं, हर बिंदु पर लड़ रहे हैं, और वहां सरकार के द्वारा इस तरह की शिक्षा नीति की व्यवस्था है देश में, जहां हर बिंदु पर उन्हें अपना रोना आता। आखिर क्यों वे पुस्तकें जो इस वर्ष बच्चों ने पढ़ी, अगले वर्ष फिर उस पुस्तकों का क्या हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल है सरकार के सामने। या जो लोग शिक्षा जगत में इस शिक्षा को व्यवसायीकरण करके और अपनी उच्च आकांक्षा की पूर्ति के लिए इसमें सारे कुकर्म को समाहित किए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर इस सवाल का उनके पास कौन सा जवाब है जिसको अभी इन्होंने कहा कि 500 रुपए का पुस्तक खरीद के और अगली वर्ष 2 रुपए किलो में मुझे बेच देना पड़ता है, और फिर मुझे 500 रुपए का वह पुस्तक खरीदना पड़ता है, फिर अपने परिवार के दूसरे बच्चों के। तो वाकई इसमें शिक्षा जगत में बहुत सारी खामी है, और इस पर सरकार के सिवा हमारे और आपके द्वारा कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम और आप इसमें कोई स्टेप लें। अब हर काम के लिए अगर अभिभावक सड़क पर उतरेंगे तो फिर उनकी रोजी रोटी भी तो साथ में चलती है। कृषि की व्यवस्था बिगड़ रही है, उसके लिए वो आंदोलन करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए आंदोलन करें, अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन करें, अपनी धर्म और अस्मिता को बचाने के लिए आंदोलन करें, तो फिर उनका रोटी दाल कहां से चलेगा, ये सवाल भी उठता है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि शिक्षा मूलभूत सबसे ज्यादा जरूरी है। मानव संस्कृति, मानव के सभ्यता और संस्कृति में शिक्षा से ऊंची स्थान किसी भी चीज को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो सरकार को शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और वास्तव में राम नरेश जी, आपने एक बात कही है पुस्तकों के बोझ की। इस पर मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं, और वो अनुभव ही नहीं, वो समाधान भी है। इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई की थी, साइंस मैथमेटिक्स से मेरा था सब्जेक्ट। आपको पता ही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत मोटी मोटी किताबें होती थी और उनके दाम बहुत ज़्यादा होते थे, उनको खरीदना बड़ा कठिन होता था। वो संकाही स्कूल था, श्री हनुमत इंटर कॉलेज धमौर सुल्तानपुर, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। वहाँ पर एक व्यवस्था लागू की गई थी, उसका नाम था बुक बैंक। तो बुक बैंक में जो है क्या है कि किताबें कुछ लोग दान भी करते थे, और जो स्टूडेंट पास आउट होते थे उनकी पुरानी किताबें, एक विभाग ही होता था वहाँ पे, उसको उसके जिल्द को ठीक करता था, उसको बिल्कुल वो दोबारा से उसको कवर चढ़ाता था, उसको संभाल के रखता था, और बकायदा अकाउंट होता था। उस अकाउंट में बुक जमा की जाती थी, इशू की जाती थी, और वो सब कुछ फ्री था, कोई चार्ज नहीं होता था। लेकिन जो विद्यार्थी थोड़ा संपन्न घर के होते थे और वो पुस्तकें मान लो नई खरीद लेते थे, तो उन्हीं का पैसा खर्च होता था। लेकिन वो पास आउट होने के बाद वो भी अपनी किताबें जमा करके जाते थे, जिनको किताबें इशू हुई रहती थी, और वो भी किताबें अपनी जो है उस लाइब्रेरी में जमा कर देते थे, उस बुक बैंक में। बुक बैंक व्यवस्था से मैं आपको बताऊं कि इंटरमीडिएट में इतनी महंगी किताबें थी हमारे कोर्स में, लेकिन मैंने एक भी किताब खरीदी नहीं थी। सारा पूरा का पूरा सेट जो है वो मुझे बुक बैंक से मिल गया था। इससे बढ़कर की एक बात वहाँ थी, लाइब्रेरी बहुत वहाँ रिच थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वाचनालय काफी बड़ा था, और वहाँ पे हमने जो है तमाम साहित्यिक पुस्तकें पढ़ ली थी। वहाँ पे ये जो 8 घंटे होते हैं ना स्कूलों में, सभी घंटों से 5-5, 10-10 मिनट निकाल के एक नया घंटा, 9वां घंटा बना दिए थे। वो पीरियड था स्वाध्याय का। स्वाध्याय में सभी स्टूडेंट, वो लास्ट का पीरियड होता था, पढ़ाई करने के बाद निकलते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, उनको किताबें इशू की जाती थी, घर भी ले जाने के लिए किताबें इशू होती थी, वो लोग पढ़ते थे। और वहाँ यही नहीं था कि केवल व्यवस्था लागू थी, उसको चेकअप भी किया जाता था। प्रिंसिपल बहुत सख्त थे, और वो जो कोई पढ़ के आ रहा था उससे पूछते थे कि कौन सी पुस्तक पढ़ के आ रहे हो, और कुछ उसका जो है शॉर्ट बताइए, उसका जीस्ट बताइए, क्या पढ़ा उसने। अगर नहीं कोई बताया जाता था तो प्रॉपर दंडित किया जाता था। तो इस तरीके से वहाँ की जो स्वाध्याय व्यवस्था थी, उस समय हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, और ऐसी किताबें जो मैं जिंदगी में नहीं पढ़ पाता, उस स्कूल की व्यवस्था में मैंने पढ़ ली थी। तो ये एक मैं व्यवस्था आपको बता रहा हूँ, पता नहीं इस समय अब वहाँ पे लागू है कि नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकती है। अब हम चौधरी जबर सिंह के पास चलते हैं और बात करते हैं कि अभी बात हो रही थी शिक्षा की, लेकिन बाल अधिकार इस समय बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और बाल अधिकार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम चौधरी जबर सिंह से पूछते हैं कि बाल अधिकारों पर उनके यहाँ क्या कुछ हो रहा है। जी चौधरी जबर सिंह। देहात क्षेत्र से आता हूँ कि जो आज बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो न तो इंग्लिश सीख पाते हैं, ना वो हिंदी। जब हम बच्चों को 8वीं तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, 9वीं में जब एडमिशन दिलाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो वो बच्चे वहाँ पर जीरो साबित होते हैं, बिल्कुल असफल होते हैं। अपने न हिंदी मीडियम की भाषा को लैंग्वेज क्लियर कर पाते हैं, ना इंग्लिश मीडियम। तो बच्चों को सबसे पहले नंबर अपनी जो हमारी रियल भाषा चल रही है वो आनी चाहिए। 8वीं से 8वीं तक बच्चा इंग्लिश का कुछ शब्द सीख जाता है, सबसे पहले नंबर अपनी भाषा को लेते हुए चलना चाहिए। आगे जब बच्चे बढ़ेंगे और अपने दायित्व को समझेंगे, उससे मुक्त होंगे। आज हम होमवर्क देखते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के जो होमवर्क देखते हैं, कॉपी पर कॉपी बढ़ जाती है, परंतु बच्चे फिर भी उसमें से कुछ नहीं सीख पाते। ये बच्चों के लिए एक्स्ट्रा जोर है, क्योंकि मैथ का कार्य सबसे पहले नंबर आपके पास में बोर्ड होता है, तो टीचरों को बोर्ड पे कराना चाहिए। और जो बच्चे अनसमझ थे उनके लिए पहले पर्ची भी होती थी, स्लेटें भी होती थी, वो मुफ्त कर दी है। क्या बच्चे कॉपियों को फाड़ते रहे और अपने
नहीं सीख पाए। जब बच्चे कॉपी की जगह पर पट्टी और स्लेट को यूज करेंगे और बोर्ड को यूज करेंगे, उनका ऑटोमेटिक प्रेशर कम होगा और उनका अधिकार संचित रहेगा और उन पर बोझ भी कम होगा। सबसे पहले बच्चे को बार बार चीज को रिपीट कराने से पहले अगर हम लिखाने की बोर्ड पर कोशिश करेंगे तो बच्चे का मस्तिष्क दिमाग खुले। मैं ओमपाल राणा जी के पास चलता हूँ, और राणा जी थोड़ा देर से ज्वाइन किए थे, तो वो अभी इनसे भी जानेंगे बाल अधिकारों पर, तो मैं दोबारा से वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ओमपाल जी रिपोर्ट देखिए और फिर बाल अधिकारों पर आप चर्चा करें। 2009 में शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। इसी के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई थी। हालांकि देश में अभी भी आधारभूत शिक्षा को सार्वभौम नहीं बनाया जा सका है। इसका अर्थ है बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन और स्कूलिंग सुविधाओं से लैस हर घर में उनकी संख्या को बरकरार रखना। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की थी। यह अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में वंचित और संपन्न समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी पाटने का कार्य कर रहा है। भारत विकास प्रवेश द्वार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मौलिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रचुर सामग्रियों को उपलब्ध कराकर छात्रों और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। बाल अधिकार आज के समय की सबसे बड़ी और उभरती हुई जरूरत है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत। उनके जब प्रतिनिधि अब हर घर घर घूम रहे हैं, तो बाल शिक्षा अधिकार के तहत उन्हें सभी को जागरूक करना चाहिए और बच्चों का जितने भी ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो स्कूलों में, शिक्षा मिले बच्चों को, गरीब बच्चों को, उस पर उन्हें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार का दायित्व बढ़ता है कि जितनी योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाए, वो सरकार का दायित्व है। हम ये चाहते हैं कि जो ये बच्चे जो बिना एडमिशन के रह जाते हैं या फिर किसी कारणवश वो बीच मझधा में फंस जाते हैं, ना तो वो सरकारी में हो पाते हैं ना वो प्राइवेट में हो पाते हैं, उन बच्चों का क्या होगा? उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से भी, सरकार के प्रतिनिधि से भी, कि वो इसका भरपूर प्रचार प्रसार भी करें और हम भी उनका सहयोग करेंगे। जहां हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, हम भी ये इस काम में लग जाएंगे। क्योंकि फरवरी में ये नियम लागू हो जाएगा। अब मेरा अपना दायित्व है कि हम जागरूक करने के लिए यहाँ पे बोर्ड लगवाएं, क्या नियम शर्तें हैं, कैसे बच्चों का एडमिशन ज्यादा से ज्यादा कराने का प्रयास करें, इस पे हम काम करेंगे। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात और निकली, क्योंकि जहां पब्लिक स्कूलों में हमने एडमिशन कराए, जब उन बच्चों से हमने पूछा, क्योंकि सरकार जो है वो फंड वापस देती नहीं है स्कूलों को, क्योंकि 450 रुपए फीस का इन्होंने नियम बना रखा है कि एक बच्चे की 450 रुपए फीस होनी चाहिए। सरकारी जो है, जो प्रदेश सरकार उसे वहन करेगी, लेकिन वो सरकार उस फंड को दे नहीं पाती पब्लिक स्कूलों पे भी। तो इसलिए वो बच्चों को वहां से निकालने का प्रयास करते हैं कि आप भाई, तुम्हारे पैसे आ नहीं रहे तो हम क्या करें, अब इससे तो आप अपने दूसरे स्कूल में कराओ या सरकारी में जाओ। इसका दायरा जो बना रखा है कि 2 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल होंगे, चाहे वो पब्लिक स्कूल कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इस नियम को इन्हें सख्त लागू करना पड़ेगा और बच्चों को, जो भी आवेदक बच्चे हो, उनकी जांच सरकार करे। सरकार के जो बैठे हैं, चाहे डीएम हो या बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ जो बैठे हैं, वो पहले एक बार जांच करके, वो जब तक संतुष्ट ना हो कि इनकी आय कितनी है या क्या क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो इन्हें जब इन फॉर्मों को फिल करना चाहिए कौन कौन से पब्लिक स्कूल में एडमिशन होना है। क्योंकि पब्लिक स्कूल वाले ये कहते हैं कि इस बच्चे के पिता की तो आय ज्यादा है, वो किस क्राइटेरिया में आता है? क्योंकि जब सरकार प्रमाण पत्र देती है कि इसकी आय इतनी है, तो फिर उसी आधार पर एडमिशन होना चाहिए, ना कि पब्लिक स्कूल का कहने पर। मेरा निवेदन सभी से है, प्रतिनिधियों से है, क्योंकि हमारे यहाँ नोएडा प्राधिकरण कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ जो भाई चौधरी साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि जितने भी हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल हैं, नोएडा प्राधिकरण ने जो ग्रामीण अंचल की जमीन थी, वो जो प्राधिकरण ने ली, इन पब्लिक स्कूलों में भी ग्रामीण कोटा 10% है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए भी जो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि
कि अगर अच्छा बच्चा या कोई ये गांव का नाम डाल दिया, उस पर फॉर्म फिल कर दिया, तो वो एडमिशन नहीं हो पाते। इसलिए इसमें ग्रामीण कोटा भी है इन स्कूलों में भी, और बाल शिक्षा अधिकार के तहत जो भी बच्चों का एडमिशन है उस तरीके से ही एडमिशन होंगे। और जो प्रतिनिधि हैं उनका कार्य बस यही है, नोडा प्राधिकरण हमारे यहाँ काम करता है, डेवलप का काम प्राधिकरण कर रहा है, यानी कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ प्रतिनिधि काम करे, क्योंकि जितने भी आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या कोई भी किसी के अधीन नहीं है, सब अलग अपना क्राइटेरिया है, वो अलग से बनेगा। प्रतिनिधि का मतलब है कि यहाँ की जो जनता के मूलभूत सुविधा है, सुविधा प्राधिकरण दे रहा है, लेकिन इतना कार्य कर सकते हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों की शिक्षा अगर बच्चों को मिल जाएगी तो हमारा भविष्य बच्चे हैं। इस क्राइटेरिया में यहाँ के प्रतिनिधियों को सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, और यहाँ इन बच्चों को जितने ज्यादा एडमिशन हो उसे कराने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, अभी तक हमने जो बात की हो गई, ये अधिकारों की बात हो गई। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। अब मैं राम नरेश ठाकुर जी के पास मैं चलता हूं और उनसे ये जानना है कि कर्तव्यों में एक सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो पब्लिक स्कूल की शिक्षा है उसमें सब कुछ पैसे पे निर्भर है। उनके एडमिशन में ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए फाइन की भी व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था से अनुशासनहीनता बढ़ रही है। मेरे सामने एक उदाहरण आया था कि एक बच्चा स्कूल में जाता है और शरारत करने पर उसको 500 रुपये की फाइन लगी थी, और दूसरी बार उसे शरारत करनी थी तो जाके एडवांस में 500 रुपया जमा कर रहा था कि मुझे ये शरारत करनी है, पैसा पहले ले लो। तो ये जो अनुशासनहीनता की स्थिति है, ये जो पैसे के बल पे चीजें चल रही हैं, इनके साथ जो है दिक्कत हो रही है। तो राम नरेश जी, ये विद्यालयों में अनुशासन को कैसे कायम रखा जा सकता है? एक आप तो उस जमाने की पढ़ाई कर चुके हैं जहां पर कि अब तो कानून भी हो गया है कि बच्चों को कोई फिजिकल दंड नहीं दिया जा सकता है। तो अब इस नए स्वरूप में, नई व्यवस्था में, ये बच्चों में अनुशासन कैसे बनाया जाए, क्योंकि बिना अनुशासन के वो सीख नहीं सकते। जी राम नरेश जी। वर्तमान जो पाठ्यक्रम है, अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, जब हम लोगों का जमाना था, हम लोग पढ़ते थे, उस समय का जो पाठ्यक्रम था तब में और अब में पाठ्यक्रम में काफी अंतर हुआ है। पहले का जो पाठ्यक्रम था उनमें आवश्यक सभी विषयों के अलावे मूलभूत जो बच्चों में संस्कार देने के लायक जो साहित्य में कथा होती थी या कविताएं होती थी, गद्य और पद्य दोनों पढ़ाए जाते थे। उसके अलावा भी अन्य समय में बच्चों पर बिल्कुल अभिभावक की तरह शिक्षकों का ध्यान होता था और वो प्रयास करते थे कि बच्चा को पढ़ाई के साथ साथ इनके संस्कार में भी सुधार हो, सब एक तरह के संस्कार के हों। इसलिए जो बच्चे उदंड भी होते थे तो उन्हें अन्य प्रकार की प्रेरक कथाएं सुनाकर, किसी के विषय में बताकर, जिसका आचरण अच्छा दिख रहा है, जो उसके सहपाठी हैं, उसकी ओर उसका इशारा इंगित करके और प्रयास करते थे कि इसका जो चरित्र है जो अभी भटकाव की तरफ जा रहा है, बच्चा उदंडता की तरफ उन्मुख हो रहा है, इसमें सुधार लाया जा सके। तो शिक्षा की जो अभी नीति है, मूल रूप से जो सिलेबस चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं खामी है। और सबसे बड़ी खामी है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है और बच्चे वहां शिक्षित होने के लिए जाते हैं। उसका आज के समय में व्यवसायीकरण हो गया, वहां तक भी ठीक है, लेकिन व्यवसायीकरण भी हुआ है तो एक सीमित दायरे में। अगर उस व्यवसायीकरण की सीमा हो, जैसे पुस्तक हम ही बेचेंगे, वस्त्र हम ही बेचेंगे, ड्रेस मेरे यहाँ मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हम ही देंगे, वो अलग से नहीं मिलेगी, तो इसमें होता है क्या कि अधिक से अधिक कमाई करने के उनका ध्यान शिक्षा की ओर कम और आमदनी की ओर ज्यादा हो जाए।
सबसे बड़ी खामी अभी जो सरकार ये दिख रही है, इसमें यही दिख रही है कि शिक्षा के तरफ इनका ध्यान कम है और आमदनी के तरफ इनका ध्यान अधिक है, चाहे वो नीतिगत हो या अनीति से हो, सिर्फ आमदनी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते। उदाहरण के लिए देखा जाए, अगर कोई स्वतंत्र रूप से अगर वह डायग्नोसिस करता है रोगी के अंदर, अगर उसका दिमाग सिर्फ कारण, रोग के कारण, लक्षण और निदान तक सीमित है, तो वो कुशल चिकित्सक हो। अगर उस चिकित्सक के पास चिकित्सा के अलावे अगर दवा की दुकान भी है, उनका अपना निजी दवा का दुकान अगर है, तो उनका डायग्नोसिस पर ध्यान कम होगा और कौन सा दवा मेरा फंसा हुआ है जो एक्सपायर होगा उसके तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाएगा। तो उस स्थिति में उनका डायग्नोसिस सही नहीं हो पाएगा, वो रोगी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, वो दवा के साथ, प्रिस्क्रिप्शन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वही स्थिति आज शिक्षा जगत में जो इनके साथ वही स्थिति है कि अब इनका ध्यान कपड़ा बेचने में भी है, इनका किताब बेचने में भी इनका ध्यान है, ट्रांसपोर्टर से भी वसूली करने के तरफ इसका ध्यान है। उस स्थिति में नीतिगत शिक्षा की अपेक्षा इनसे नहीं की जाती। आज हम यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि 12 बजे तक किसी भी कीमत पे सब लोग आज हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं, तो 12 बजे तक ज्वाइन कर लें। वैसे मैंने 11 बजे ही टाइम रखा है, लेकिन 11 बजे से हम कोशिश करते हैं तो 12 बजे तक किसी भी तरह से ज्वाइन कर लें, ताकि हम पूरी तरह से इस चर्चा को कंक्लूड कर पाए। दो चीजें हैं, एक पैसा है, एक परवरिश है। पैसा और परवरिश दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे संस्कार डाल दिए बच्चे में, बहुत कुछ संस्कारी बना दिया और वो कुछ कमा नहीं पा रहा है। और ऐसा भी गलत है कि बच्चा तो पूरा पैसे की ढेरी लगा दे रहा है, लेकिन वो उसकी शिक्षा जो है समाज के किसी काम की नहीं है। ऐसे इंजीनियर का क्या फायदा कि जो पुल बनाए और पुल गिर जाए, और ऐसे डॉक्टर का क्या फायदा कि जो मरीज की जान ही ना बचा पाए। तो इन दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि आज की चर्चा को इसी बात पे विराम देते हैं कि बच्चों को सुविधाएं मिले, उनके अधिकार उनको दिए जाए और उसके साथ साथ उन्हें संस्कार भी दिए जाए। तो संस्कार, शिक्षा और सुविधा, इन तीनों की त्रिवेणी अगर बच्चों को मिलेगी तो निश्चित ही वो आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आज की चर्चा को देते हैं विराम। नमस्कार।